हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज से यहाँ पर हमारा वापस से एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है और इस सेशन की खास बात यह है कि आज से हम करने वाले हैं यहाँ पर मिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व। तो ये मिक्स क्वेश्चंस जो है आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे। आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस इस चैनल के माध्यम से करे हैं, चाहे क्लास 6 एनसीईआरटी हो, क्लास 7 एनसीईआरटी हो, क्लास 9 एनसीईआरटी, 8 एनसीईआरटी, 10 एनसीईआरटी, किसी भी एनसीईआरटीज को आपने यहाँ पर सॉल्व किया हो मेरे साथ, तो यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस। हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे एनसीईआरटीज के नए क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व करवाऊंगी। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो की या इस सेशन की आपके लिए यह है कि यहाँ पर 11th और 12th के कॉन्सेप्ट्स को भी मैं थोड़ा बहुत टच करते हुए चलूंगी, जिससे कि आपके एग्जाम में 11th 12th के क्वेश्चंस आए तो आप जो सॉल्व करे हो आपसे उस वाले सेक्शन से कहीं भी कुछ गलत ना हो। तो इन सेशन से जरूर जुड़िएगा, बहुत स्पेशल सेशन है, बहुत अच्छे वे से डिजाइन किया है। प्लस इस सेशन की दूसरी खास बात यह है कि सारा कुछ जो कंटेंट है आपको साथ ही साथ मिलेगा, मींस हर एक क्वेश्चन और उसका एक डिस्क्रिप्शन। तो इससे आपका वो कंटेंट प्रिपेयर होता चलेगा, कंटेंट आपका बायलिंगुअल रहेगा, सारा कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटीज की प्रिपरेशन करवाई जाती है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, और ये प्रिपरेशन आपको तब तक लेनी है। यहाँ पर एक हैशटैग चलता है, हैशटैग 10 का डोज पूजा मैम के साथ, और ये तब तक लेना होता है जब तक कि आपका कोई एग्जाम क्लियर ना हो। कर देते हैं जल्दी से मिक्स एनसीईआरटी सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चन है इसमें, टोटल 20 क्वेश्चंस। आपके कितने ठीक हो रहे हैं इस 20 में आप मुझे बताएंगे। और क्वेश्चंस अच्छे हैं, काफी कॉन्सेप्ट्स आपको नए देखने को मिलेंगे, तो सेशन को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। स्टार्टिंग थोड़े इजी क्वेश्चन थे, हाँ, जिससे कि एकदम घबरा मत जाना। सेलेक्ट आउट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है केमिकल रिएक्शन? ये Zn प्लस CuSO4 क्या बना रहा है? ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। ये आपको देखना है कि इसमें कौन सी रिएक्शन है, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कि आपकी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्या मतलब? रिडॉक्स प्रतिक्रिया है, संयोजन प्रतिक्रिया है ये, या विस्थापन है, या उदासीनीकरण प्रतिक्रिया है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? तो यहाँ पे आपको क्या होता वो दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं आपको देखूं तो Zn क्या है? Zn CuSO4 को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है। तो इसका मतलब इसके हिसाब से मैं ये बोल सकती हूँ कि ये ZnSO4 हो जा रहा है। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज थी आपकी कालू नाम का मदारी वाली, कालू नाम का मदारी आलू जरा फीके पकाता है, तो इसके हिसाब से Zn कहाँ हो गया? ये हो गया। और Cu कहाँ हो गया आपका? Cu नीचे आता है, ठीक है। तो Zn हाईली रिएक्टिव है, ये हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। Zn हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। किससे कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर? कॉपर से। कॉपर से Zn क्या है? रिएक्टिव हाईली है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये CuSO4 के घर को तोड़ देगा और क्या करेगा? खुद अपना यहाँ पर घर बसा लेगा। तो ये CuSO4 के जगह SO4 के साथ इसने अपना घर बसा लिया, तो ये ZnSO4 बन गया, और क्या बच गया? सिर्फ Cu अकेला रोता हुआ रह गया, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाती है? आपको सबको पता है, ये हो जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या यहाँ पर सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रही है आपको? तो इसका जवाब हो जाएगा नहीं। यहाँ पर एक और रिएक्शन देखने को मिल रही है आपको, जो कि है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो Zn का क्या हो जा रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और CuSO4 का क्या हो जा रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर इस इमेज को देखेंगे आप, तो इस इमेज को आप देखकर ये समझेंगे कि Zn का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। Zn में O आ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। और CuSO4 से हट के ये क्या बन जा रहा है? सिर्फ Cu रह जा रहा है, तो ये हो जा रहा है रिडक्शन की प्रक्रिया। तो यहाँ पर आपको दो प्रक्रिया देखने को मिली है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जरूर डाला। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है कि इसमें जनरली क्या बच्चे लगा के आ जाते हैं? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लगाकर आ जाते हैं, पर इसमें ध्यान से देखना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपकी दोनों प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। ये दोनों प्रक्रिया होने के कारण यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन भी है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मतलब रिडॉक्स प्रतिक्रिया भी है और आपकी विस्थापन प्रतिक्रिया भी है। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये आई नहीं है, मैं नहीं है, ये आई को उन्होंने गूगल ट्रांसलेट ने मैं लिख दिया है, तो उसको थोड़ा इग्नोर करते हुए चलेंगे। आइए थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये सेशन आपके लिए अलग है क्योंकि आपको हर एक चीज इसमें डीपली समझाई जाएगी। अब आपके पूरे एग्जाम के लिए मैं एकदम पक्का आपको तैयार कर रही हूँ, ठीक है। अभी तक जितना था हम लोग मैराथन कर रहे थे, सब चीजें कर रहे थे, पर अब क्या है, एकदम स्पेशल तैयार आप हो रहे हैं।
सबसे पहली बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी हो जाती है, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट मिलके एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गया। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको रिएक्शन की एक बात करूं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की मैं एक रिएक्शन लिख दे रही हूं, जिससे कि आप जब रिवाइज करेंगे तो आपको याद रहेगी। जैसे सबसे आसान रिएक्शन क्या हो जाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, इसी के आगे मैं लिख देती हूँ। जैसे हो गई आपकी Na की रिएक्शन। अच्छा, बैलेंसिंग आप खुद अपने आप समझ लेंगे, बैलेंसिंग इतना अभी पूछा भी नहीं जाएगा। Cl2 और ये क्या बना देता है, NaCl बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो इसी को डिकम्पोज करा दो, NaCl को तोड़ दिया, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, Na प्लस और प्लस Cl माइनस। ठीक है, कंबशन रिएक्शन की यहाँ रिएक्शन देखो दी हुई है, ये क्या है, CH प्लस O2 CO2 प्लस H2O। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब उदासीनीकरण रिएक्शन हमेशा क्या है, जब एसिड की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन किसके साथ होती है, बेस के साथ रिएक्शन होती है। ठीक है, तो क्या बना लेता है ये आपका सॉल्ट प्लस वाटर बना लेता है, ये आपकी उदासीकरण रिएक्शन होती है। इस बात को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब विस्थापन रिएक्शन, जो कि भी आपने पिछली वाली स्लाइड में या ये देखी, ये आपकी हो जाएगी एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। तो आई होप ये सारी रिएक्शंस आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी। वापस एक और एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिखेंगे, जिसका एग्जाम्पल होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डबल डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी एनसीईआरटी की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको भी यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। जस्ट अ सेकेंड, मार्कर चेंज करके लिख देती हूँ। ये आपकी एक एनसीईआरटी की रिएक्शन, जरूर इसको याद रख लीजिएगा, Na2SO4। ठीक है, और ये बनता है किसके साथ, BaCl2 के साथ रिएक्शन कराता है और आपका बना देता है BaSO4 और प्लस बना लेगा NaCl। ठीक है, ये क्या हो गया, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और ये क्या हो गया, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। BaSO4 क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया, साथ साथ आपका ये बन गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को और याद रखेंगे, नोट करो, नोट करो, स्टार मार्क करो, स्टार मार्क करो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ये वाली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की मैं बात कर रही हूँ, नोट करो, स्टार मार्क करो जल्दी से सब लोग। ये वाली जो रिएक्शन एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही, साथ ही साथ इस रिएक्शन की मैं बात कर रही हूँ, सारी डबल डिस्प्लेसमेंट की नहीं बात कर रही हूँ। ये रिएक्शन आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, तो इस बात को याद रखेंगे, इसका पॉइंट याद रखेंगे कि ये रिएक्शन आपकी पहली तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और दूसरी कैसी हो जाएगी, ये आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, क्योंकि बेरियम सल्फेट का क्या बनता है, यहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, इसीलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। सब पॉइंट्स को नोट करते हुए चलेंगे, बिल्कुल ये एकदम फाइनल सीरीज है हमारी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस। ठीक है, वापस से एक नया क्वेश्चन आपके लिए, ये सब क्वेश्चन नहीं करे हमने। चलो, और ये हमारी फटाफट सीरीज है, तो जल्दी जरा फटाफट करते हैं। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड पानी में घुलकर उत्पाद करते हैं, किसका, हाइड्रोक्साइड का, क्षार का, ऑक्साइड्स का, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब क्यों हो रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर बना रहे हैं हाइड्रोक्साइड और एल्कलीज दोनों बना रहे हैं। आइए इसकी एग्जाम्पल्स नोट कर देते हैं और इस एग्जाम्पल को याद रखेंगे। Na2O प्लस बना रहा है, ये H2O के साथ रिएक्शन कराकर क्या बना रहा है, NaOH, और क्या हो रहा है, K2O रिएक्शन करा रहा है वाटर के साथ, और क्या बना रहा है आपका, KOH। तो ये NaOH और KOH ये क्या है, आपके हाइड्रोक्साइड्स है, इन्हीं को आप एल्कलीज भी बोलते हैं। तो इसका मतलब सोडियम ऑक्साइड, तो ये पहला क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, और ये सेकेंड वाला क्या हो गया आपका, जस्ट अ सेकेंड, मार्कर चेंज, ये हो गया आपका पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन दोनों किसके साथ कर रहे हैं, वाटर के साथ कर रहे हैं। क्या बना रहा है आपका, NaOH और KOH, और ये NaOH और KOH हमारा हाइड्रोक्साइड्स भी है, और साथ ही साथ इनको हम क्षार भी बोलते हैं, मतलब एल्कलीज भी बोलते हैं। ठीक है, आया मजा इस क्वेश्चन में, जल्दी मजा आया तो जल्दी से लाइक कर दो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है। ठीक है, व्हेन कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग, द फ्लोटिंग इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब हमने कुछ मैंने अभी जो पिछला वीडियो आपके पास गया है, इसमें मैंने आपको बहुत सारी रिएक्शंस कराई हैं, बहुत सारे मेटल्स बताए हैं, जिसकी रिएक्शन आपकी पानी के साथ हो रही है, और वो अलग अलग अभिक्रियाएं कर रही हैं। आपने वो सेशन देखा होगा, नहीं देखा जाकर देख लो, है ना, कोई सेशन को मिस मत करना। अब यहां पर बात कर रही है किसकी, कि जब कैल्शियम की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये क्या करने लगता है, फ्लोट करने लगता है। वो क्यों फ्लोट करता है, उसका रीजन आपको यहां पर बताना है। चलिए आइए जल्दी से रीजन को समझ लेते हैं।
चलो, तो क्या रिएक्शन हो जाएगी हमारी, कैल्शियम प्लस इसके साथ रिएक्शन किसके साथ हो रही है, वाटर के साथ हो रही है, और क्या बना रहा है, CaOH का होल ट्वाइस, और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो रही है। तो ये हाइड्रोजन गैस जो रिलीज आउट हो रही है, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये फ्लोट करने लगता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे कि फ्लोटिंग किसकी वजह से हो रही है, हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बनने की वजह से नहीं, ये कैल्शियम ऑक्साइड के बनने की वजह से नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड तो बन ही नहीं रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो रही है। इस हाइड्रोजन गैस की वजह से कहीं कहीं कुछ मेटल्स क्या होते हैं, एकदम से कैच कर लेते हैं फायर को, कुछ क्या होते हैं, कुछ फ्लोट करने लगते हैं। तो इस सब बातों को आप याद रखेंगे। ठीक है, ये वो जो लास्ट मैंने आपको कराया है उसको जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आया आपका नया क्वेश्चन, और आया ये आपका बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, प्लस ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया, मतलब प्रीवियस ईयर कहीं पर किसी सेशन में पूछा गया है। चलो आओ देखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर। अब मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लो, क्लास 10th NCERT का मैंने मैग्नेटिज्म का चैप्टर पूरा कंप्लीट कराया है। चलो आओ देख लेते हैं। नरम लोहे की कोर डालकर विद्युत चुंबक की ताकत बढ़ाई जा सकती है, तो ये कहाँ पे डाली जाती है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर अब इनसाइड द कॉइल, आउटसाइड द कॉइल, राउंड द कॉइल, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो हमेशा क्या है, इनसाइड द कॉइल, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आपने देखा भी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले उसमें कि जैसे क्या है, ये कॉइल है, ठीक है, अब इस कॉइल को क्या किया, इसको इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी और इसके अंदर एक आयरन की नेल डाल दी। तो ये जो आयरन की नेल है ये कैसे बिहेव करने लगेगी, एक तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगी, और ये तब तक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी जब तक कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास हो रही होगी। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, कंडक्शन बंद हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक जो मैग्नेट की ये जो नेल है, ये मैग्नेटिज्म वाली जो प्रॉपर्टी है अपनी लूज कर देगी। ठीक है, इसीलिए किसी भी कोई भी आयरन की नेल है या रॉड है, उसमें इंक्रीज कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी, उसका मैग्नेटिज्म, कैसे, बाय इंक्रीजिंग द करंट। ठीक है, और वो कहाँ रखनी होती है, वो हमेशा इनसाइड द कॉइल। और अब ऐसा नहीं है कि कॉइल ये है और यहाँ पर नेल रख दी, नहीं, आप कॉइल के अंदर ही नेल रखेंगे, तभी क्या होगी, उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो और अच्छे से बिहेव करने लगेगा। ठीक है, और हमेशा क्या होता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है, सब आपको पता है, और करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है। ठीक, चलो तो क्या हो जाएगा, कुंडल के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय, अब वापस आगे आ देखो, मैंने कहा ना ये मिक्स क्वेश्चन है, और मिक्स क्वेश्चन कैसे, आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं इसमें, आपके थ्योरी भी है, बायो भी है, केमिस्ट्री भी है, सब कुछ कंप्लीट एक मिक्स है। और फटाफट सेशन जल्दी फटाफट करो, चलो जल्दी से सॉल्व करो सब लोग। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम बाय 120 वॉट हीटर इन 10 मिनट्स। ठीक है, जो जो चीजें दी हुई हैं उस चीजों को जल्दी जल्दी लिखते चलेंगे। अब एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाता है इसमें, जल्दी से चलो करो। एनर्जी बराबर हो जाती है पावर, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आया है बहुत एग्जामों में। ठीक है, पावर इनटू टाइम। अब कितना देके रखा है आपको, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय वॉट हीटर, मतलब पावर देके रखी है कितनी, आपको 120 वॉट्स दी है, और टाइम कितना देके रखा है, टाइम दिया है 10 मिनट्स। हमेशा जो टाइम होता है वो इस वाले फॉर्मूले में हमेशा सेकंड में होता है, तो इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे कैसे, 10 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पर आ गया 60 सेकेंड। ठीक, अब एनर्जी की फॉर्मूला लिख दो, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर कितना है, 120 वॉट्स इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, तो 12 6 12 6 7 और 0 0, यहाँ पर 10 इंटू 60 तो 600 सेकेंड हो जाएगा, 600 सेकेंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 72,000। यहाँ पर आया आपका जूल। अब इस हमारा आंसर किस में है, किलो जूल में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 72 किलो जूल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर, तो एनर्जी कितनी आ गई, 72 किलो जूल, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप ये इजी क्वेश्चन था, पर समझ में आया होगा। पर आपको अगर ये गलत हो जाएगा, अगर टाइम आप इसको सेकेंड में चेंज नहीं करोगे, ठीक है, तो आपका ऑप्शन आंसर नहीं आएगा, नन ऑफ दिस लगाकर आ जाओगे। ठीक है, तो उसको ध्यान रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और प्रीवियस आवर्स क्वेश्चन है आपका ये नीट में। ठीक है, तो चलो और देख लेते हैं क्या है, इफ देयर आर 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 2 ओम जनरेट द इफेक्टिव, देखो 3 रेजिस्टेंस है, मतलब एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, और सबका क्या है 2 ओम 2 ओम 2 ओम। ठीक है, चलो अब जनरेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, हमें क्या बनाना है, हमको 3 ओम का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनाना है। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं, या तो उसको आर इफेक्टिव कर ले सीरीज में, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, या अगर इसको हम पैरेलल में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2
प्लस 1/R3, ठीक है। तो ये 1/RP की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब इसको ऐसा कुछ कैसा करना है कि इनको किसी भी तरह से कंबाइन करो जिसमें कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस 3 ओम आए। तो अगर पहले अगर किसी तरह से फर्स्ट अगर मैं वे देखूं जिसमें सबको मैं सीरीज में रखकर देखती हूँ, तो क्या मेरा पहला तरीका सही है कि मैं 2 को अगर मैं यहाँ पर आर इफेक्टिव लिख दूं आर सीरीज में, तो 2+2+2 मेरे पास आएगा, इसका मतलब यहाँ पर 6 ओम आएगा। तो मेरा आंसर तो गलत हो गया, तो ये मेरा ऑप्शन ठीक नहीं है। सेकंड वाला कैसे मैं कर सकती हूँ, क्या मैं सबको पैरेलल में रख दूं, देखते हैं। तो आरपी क्या हो जाएगा, 1/2 बरा प्लस 1/2 प्लस 1/2, यहाँ पर क्या आ गया, 2 LCM हो गया और 3/2 आ गया। तो आरपी की वैल्यू क्या आ गई, 1/RP की वैल्यू 3/2 आई, तो इसका मतलब 1.5 आई। तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 1/RP की वैल्यू 1.5 आई, 1/RP, तो आरपी को आपको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका वापस से क्या 3 ओम आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अब मैं ऐसा क्या करूं, तो इसका मतलब मुझे अब क्या करना है, कंबाइन करना है, कॉम्बिनेशन करना है सीरीज और पैरेलल दोनों का। चलिए आगे करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले रेजिस्टेंस को ऐसा लगाया, दूसरे रेजिस्टेंस को क्या किया, इस तरीके से पैरेलल लगा दिया, और इधर वाले को भी इस तरह से पैरेलल लगा दिया। तो यहाँ पर 2 ओम, यहाँ पर 2 ओम, यहाँ पर 2 ओम। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, 2 ओम, तो मतलब पैरेलल को पहले सॉल्व करो, 1/2 प्लस 1/2 ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 LCM और 2। तो इसका मतलब आर पैरेलल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1, ठीक है। आर पैरेलल की वैल्यू 1 आ गई। अब आर सीरीज, तो इसका मतलब यहाँ पर आर सीरीज, तो आर सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये 2 ओम और प्लस 1 ओम जो कि हमारा इधर से आया, पैरेलल से आया, तो ये बन के क्या हो जाएगा, 3 ओम। तो अगर मैं इसको इस वाले क्वेश्चन में मैं अपने सर्किट में इस तरह से रेजिस्टेंस को सेट करूंगी, तो क्या हो जाएगा, मेरा 3 ओम इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 ओम आ जाएगा, ठीक है। तब मुझे क्या करना है, 2 रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि हाँ, 2 रेजिस्टेंस तो मैंने पैरेलल में लगाया, पर एक को क्या करा, सीरीज में लगा। आया, मजा आया इस क्वेश्चन में। चलो, 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑल इन सीरीज एंड ऑल इन पैरेलल तो गलत ही है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन लगा, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से कि ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट, कि ग्लाइकोलिसिस किस भाग में होती है प्लांट के। इसका हिंदी का ट्रांसलेशन शायद रह गया है, तो थोड़ा इग्नोर कर लीजिएगा प्लीज़। मैं आपको हिंदी में बता दे रही हूँ कि ग्लाइकोलिसिस किस स्थान पर होती है आपके पादप में। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, न्यूक्लियस में होती है, कि मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आपने इसका आंसर देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि इसकी कहाँ होती है। ये आपकी साइटोप्लाज्म में जो तरल पदार्थ होता है किसी भी सेल के अंदर, तो उसके अंदर होती है। जैसे ये आपकी सेल हो गई और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, इसके साथ में और भी सब चीज़ें हो गई, गोल्गी एपेरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इस तरीके से ये आप गोल्गी बॉडीज़ हो गई, फिर ये वैक्यूल हो गया। तो आपका ये जो न्यूक्लियस है, तो ये जो यहाँ पे जो तरल पदार्थ होता है ये साइटोप्लाज्म है, सबको पता होगा, ठीक है। और गोल्गी बॉडी आपकी वैक्यूल्स के अंदर नहीं होती है, तो इसको ये मत सोचिएगा कि वैक्यूल के अंदर मैंने गोल्गी बॉडी बना दी है। तो ये आपकी गोल्गी बॉडीज़ हो गई, वैक्यूल्स के बाहर है, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। आइए आप इस आपका जो ग्लाइकोलिसिस है इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि ये क्लास 12th लेवल का है और आपको इसके जो पॉइंट्स हैं वो जानने ज़रूरी हैं। तो ग्लाइकोलिसिस कुछ करने से पहले सबसे पहले बात समझ लेते हैं कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है वो 4 स्टेज प्रक्रिया है, जिसमें कि आपका सबसे पहला स्टेप हो जाता है ग्लाइकोलिसिस, फिर होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर होता है आपका क्रेब्स साइकिल, और फिर होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स से आपका क्या है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, ठीक। अभी इस सेल्यूलर रेस्पिरेशन पे हम आते जाएंगे, जैसे जैसे स्टेप्स बाय स्टेप्स हम बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में सबसे पहले क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड टू वाटर। क्या मैंने यहाँ समझा कि ग्लूकोज क्या बना, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ, और ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया, CO2 बन गया। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया, और ये क्या बनाए रिड्यूस होकर वाटर बनाया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस टू वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपके एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती है कि किस चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, फिर आपका ऑक्सीजन इज रिड्यूस टू वाटर, ठीक है। द एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, और 36 से
38 ATPs का जनरेशन होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो टोटल नेट गेन एटीपी का कितना होगा, 36 से 38 एटीपी का नेट गेन होता है पूरी सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, जो कि एक 4 स्टेज प्रक्रिया है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, जिसमें कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनते हैं और विद रिलीज ऑफ एनर्जी इसमें एटीपीज का फॉर्मेशन होता है, साथ साथ आपका NADH का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे फॉर्मेशंस अभी हम देखेंगे किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब क्या बना, ग्लूकोज से बन गया पायरुवेट, ठीक है। सारी चीज़ हिंदी में भी है तो चिंता नहीं करेंगे, सब चीज़ आपको बाइलिंगुअल में करा रही हूँ। तो ग्लूकोज से बना पायरुवेट। अब पायरुवेट से क्या बनता है, पायरुवेट से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, पायरुवेट फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलाइसिस एंटर द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इट अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। अभी तक ये रिएक्शन जो हो रही थी, ये सारी रिएक्शन आपकी, ये वाली जो रिएक्शन है ये कहाँ हो रही थी, आपकी साइटोप्लाज्म में, या इसको बोल सकते हैं साइटोजोल, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब जैसे ही ये रिएक्शन हो जाती है, ये पायरुवेट कहाँ एंटर हो जाता है, तो अभी दूसरी जगह एंटर होगा। इस दूसरी जगह के एंट्रेंस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ये यहाँ पर मान लीजिए एंटर हो गया, तो इस जगह को बोल देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। तो ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना साइटोप्लाज्म में, फिर पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा है। तो जब जो आपका पायरुवेट है ये एंटर करता है कहाँ पर, आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तभी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है और इससे एसिटाइल कोएंजाइम में बन जाता है। थोड़ा लंबा आपको टाइम लग रहा होगा इसको समझने में, पर आपके इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम फ्रॉम पायरुवेट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है आपका, क्रेब्स साइकिल, जिसको दूसरा नाम क्या होता है, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। TCA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। ये हमारी फटाफट सीरीज़ है तो थोड़ी तो अलग रहेगी ना बाकी सीरीज़ से, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, इससे जुड़े रहना। सिट्रिक एसिड साइकिल इसका दूसरा नाम है, मतलब क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, CAC, इसको देखो CAC के नाम से भी जाना जाता है, CAC सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA या क्रेब्स साइकिल, ठीक है। इट इज़ अ कॉमन पाथवे फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एज दे मेटाबोलाइज टू एसिटाइल कोएंजाइम ए और अदर इंटरमीडिएट्स। मेन क्या है क्रेब्स साइकिल हम अभी समझेंगे। फिर बात आ जाती है ETC की, ETS की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसमें ATP का जनरेशन होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम एनर्जी rich molecules like NADH and FADH2 produced in glycolysis, citric acid, fatty acid oxidation to molecular oxygen by a series of electron carriers. Oxygen is reduced to, यहाँ पर क्या रिडक्शन होता है किसी वाटर में, it takes place in the inner membrane of mitochondria. ये सब इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं याद रखने वाली, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं क्या हिंदी में है। कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन 4 चरणों की प्रणाली है, प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीजन पानी में अपचयित हो जाता है। इस प्रक्रिया में निकलने वाली ऊर्जा ATP के रूप में संग्रहित होती है। प्रत्येक ग्लूकोज अणु 36 से 38 ATP बनाते हैं। 4 चरण क्या होते हैं आपकी, पहले ग्लाइकोलाइसिस है, फिर आपकी है एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण, फिर है आपकी क्रेब्स चक्र और फिर है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो जाता है, पायरुवेट के 2 अणुओं को बनाने के लिए ग्लूकोज अणु का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। यह प्रक्रिया साइटोजोल में होती है और फिर आपका हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए वाली प्रक्रिया। यह एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 अणुओं को बनाने के लिए ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से गुजरता है। प्रतिक्रिया पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र भी हम अच्छे डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। फिर आप क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें कि सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है और क्या बनता है आपका घटक H2O में टूट जाता है, ऑक्सीजन का घटक। ये सारी प्रक्रिया भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं मेन जो हमको यहाँ पढ़ना है ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है क्या। सबसे पहली बात आप ये समझेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम हो जाता है EMP पाथवे। इस बात को याद रखेंगे, EMP पाथवे हो गया या ग्लाइकोलाइसिस हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस का अदर नाम क्या है, तो EMP पाथवे। एम्बेडेन मेयरहोफ पाथवे के नाम से इस पाथवे का नाम रखा गया, ये साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब क्या है, ये देखो, ये ग्लाइकोलाइसिस आपकी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस आपकी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी होती है और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी होती है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी हो सकती है और ऑक्सीजन की एब्सेंस भी हो सकती है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, हेंस इट्स पर्पस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन सेल्युलर
सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ग्लाइकोलिसिस क्या है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस। ये कैसा है, ये फर्स्ट स्टेप है किसमें, फर्स्ट स्टेप इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस क्या है, पहला स्टेप है सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस जिसमें ग्लूकोज के अणु जो हैं वो 2 पॉलीपाइरुवेट मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। और ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, साइटोसोल ऑफ सेल में होती है। फर्स्ट फेज़ क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फेज़ होता है, जिसमें कि 2 ATP मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल होता है। और दूसरा फेज़ क्या है, पे ऑफ फेज़, जिसमें कि आपके ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, अभी कितने ATP के मॉलिक्यूल्स बनेंगे सब अभी हम देखेंगे। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस क्या है, दोनों एरोबिक और एनारोबिक स्टेट दोनों में होती है। इन एरोबिक कंडीशन पायरुवेट एंटर द साइटो, देखो अब जब एरोबिक ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, अब ग्लाइकोलिसिस में जब एरोबिक कंडीशन लग जाएगी और जब आपकी आ गई एनारोबिक कंडीशन, एरोबिक कंडीशन में क्या हो जाता है, एनारोबिक कंडीशन पायरुवेट एंटर द साइट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल। और एनारोबिक कंडीशन हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, ये जो आपका ग्लाइकोलिसिस है इसमें जो पायरुवेट बना, ये पायरुवेट बनने के बाद क्या हो जाता है, लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इन एनारोबिक कंडीशन पायरुवेट कन्वर्ट्स टू लैक्टेट थ्रू एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। एनारोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ 2 ATP। यहाँ क्या जनरेट होता है, 2 ATP का निर्माण होता है। और यहाँ पर क्या होता है, TCA में 32 ATP का निर्माण होता है। ठीक है, इतना अभी समझेंगे, बाकी अभी हम डिटेल में समझते चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे और आपको इन सब चीज़ों को समझने में मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो ग्लाइकोलिसिस है इसमें ग्लूकोज का अणु था, इसमें क्या क्या यूज़ हुआ, चलो इसको मैं अभी रिएक्शन समझाती हूँ, पहले आप इसका डायग्राम देखना। इन सेल्स दैट यूज एरोबिक रेस्पिरेशन एज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स, द पायरुवेट फॉर्म फ्रॉम द पाथवे कैन बी यूज इन सिट्रिक एसिड साइकिल एंड गो थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टू अंडरगो ऑक्सीडेशन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अब देखो ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम EMP मेयरहोफ पाथवे है। इसे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसका उद्देश्य अवायवीय श्वसन है। यह कोशिकीय श्वसन में भी पहला कदम है। ग्लाइकोलिसिस अंततः ग्लूकोज को 2 पायरुवेट अणुओं में विभाजित करता है। ग्लाइकोलिसिस कोशिकाओं के साइटोसोल में होता है। पहला चरण जो 2 ATP अणुओं के उपयोग के कारण इसे निवेश चरण कहा जाता है, दूसरा है भुगतान चरण। फिर ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनारोबिक दोनों अवस्थाओं में होता है। फिर एरोबिक में क्या हो जाएगा आपका, ये 32 ATP का अणुओं का क्या है उत्पाद करेगा और अवायवीय स्थितियों में पायरुवेट जो है वो 2 ATP का निर्माण करेगा। ठीक है, चलो आओ अब देख लेते हैं कैसे ये 2 ATP का निर्माण करता है। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल की रिएक्शन होती है और तो क्या बनता है, यहाँ पर पायरुवेट बन जाता है। कितने पायरुवेट बनते हैं, 2 पायरुवेट बनते हैं। साथ ही साथ इसमें देखो यहाँ पर एक बार ATP का यूज़ हुआ, यहाँ पर दूसरी बार ATP का यूज़ हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, एक बार ATP का जनरेशन हुआ और दूसरी बार ATP का जनरेशन हुआ, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यूज़ हुआ, यहाँ पर भी यूज़ हुआ, 2 बार यूज़ हो गया। और यहाँ पर क्या है, बना, और यहाँ पर भी क्या है, बना। तो अगर मैं ये बोलूँ कि 2 ATP क्या होते हैं, माइनस में चले गए, यूज़ हो गए। और यहाँ पर क्या है, 2 बन रहा है ना, 2 + 2 कितने हो गए, 4। तो 4 ATP क्या हो जाते हैं, 4 ATP प्लस में आ जाते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो क्या आ जाता है, नेट गेन ऑफ ATP कितना हो जाता है आपका, 2 ATP का इसमें निर्माण होता है। 2 ATP का इस्तेमाल हुआ, 4 बने और कितने बचे, तो 2 ATP बच गए। अब अगर नेट गेन की बात करी जाए तो कितना हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर क्या बन रहा है, 2 NADH बन रहे हैं और यहाँ पर क्या है, 2 NADH बन रहे हैं। तो एक NADH 1 NADH के पास कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 ATP होते हैं। ठीक है, तो 2 NADH के पास कितने हो जाएंगे, 3 × 2 हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर 6 ATP का निर्माण हो रहा है, किसके, 2 NADH के द्वारा। तो यहाँ पर क्या है, 2 ATP और यहाँ पर क्या है, 6 ATP। तो टोटल नेट गेन कितना हो जाएगा, टोटल नेट गेन कितना हो जाएगा आपका, 2 + 6 = 8 ATP। तो ग्लाइकोलिसिस से टोटल ATP का निर्माण क्या हुआ, ATP की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मैं लिख देती हूँ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये हो जाती है आपकी ATP की फुल फॉर्म। तो ये कितना आपका गेन हो गया, टोटल 8 ATP का निर्माण हो जाता है, जिसमें 2 ATP हैं और
दो NADH हैं, जिसमें एक NADH के पास 3 ATP होता है, तो 2 है तो 6 ATP बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई थी। ये जो रिएक्शन है आइए इसको समझ लेते हैं। तो ग्लूकोज है, 2 NAD देखा हमने, 2 ADP यूज़ हो गए। ठीक है, 2 PI यूज़ हो गए, तो 2 पायरुवेट बना, 2 NADH बना, 2 H+ निकल गया, 2 ATP क्या बच गए, 2 ATP मतलब बचे हुए रहते हैं ना, टोटल 4 में से माइनस कर देंगे 2 और 2 H2O, ये आपकी वाटर निकल गया। तो आपको मेन क्या याद रखना है कि इसमें आपका गेन कितना हुआ, 2 ATP का, और अगर टोटल नेट गेन बोले तो 8 ATP का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू CO2 H2O एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। तो ये क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। तो ये कौन सी साइकिल हो जाती है, ये हमारी क्रेब साइकिल है। ठीक है, क्रेब साइकिल, या इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, एसिड साइकिल। नेक्स्ट वाले सेशन को जो मैं लूँगी ना, उसमें मैं आपको EMP पाथवे नहीं, सॉरी, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये दोनों पाथवेज पे एक्सप्लेन कर दूँगी क्वेश्चन के थ्रू। तो ये सारे पाथवेज आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसको हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो ये सारे पाथवेज मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपके अगर क्वेश्चन आते हैं पाथवेज से तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर अभी हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट इनटू CO2 H2O एंड एनर्जी। अभी तक क्या था, रिकॉल करेंगे जल्दी फटाफट सीरीज में, थोड़ा स्पीड में। ग्लूकोज से क्या बना, 2 पायरुवेट बना। ठीक है, ग्लूकोज से क्या बना, 2 पायरुवेट बना, और नेट गेन ATP का 8 हो गया। अगर सिर्फ ATP की बात करें तो 2 ATP बन जाते हैं, टोटल 4 बनते हैं, पर 2 यूज़ हो जाते हैं, तो 2 माइनस कर देते हैं, तो बचते हैं 2 ATP। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये 2 पायरुवेट कहाँ बने, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिनको याद है अपने दिमाग में रिकॉल करते हुए चलेंगे। कहाँ था ये, साइटोजोल में था। अब ये साइटोजोल से कहाँ पायरुवेट एंटर कर जाएगा, ये एंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये पायरुवेट कहाँ एंटर हो गया, अब ये पायरुवेट ये एंटर हो गया कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आकर क्या करेगा, ये अपनी क्रेब चक्र को चलाएगा, क्रेब साइकिल को चलाएगा। यहाँ पर क्या था, ग्लाइकोलाइसिस हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर क्रेब चक्र चलना स्टार्ट हो जाएगा। चलो आओ देख लेते हैं किस तरह से क्रेब साइकिल चलेगी। तो क्रेब साइकिल और TCA साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल इज अ सीरीज ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन अकरिंग इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वेयर एसिटाइल कोएंजाइम A is oxidized to form carbon dioxide and coenzymes are reduced which generate ATP in electron transport chain। ठीक है, बहुत लंबी डेफिनेशन थी। सिंपल भाषा ये है कि जो पायरुवेट बना, पायरुवेट से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट से कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A में। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A एक और प्रोडक्ट के साथ मिलकर, एक और रिएक्टेंट्स के साथ मिलकर एक नया प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, जो कि अभी हम देखेंगे। ठीक है, चलो, इट इज़ अ सीरीज ऑफ 8 स्टेप प्रोसेस होता है। ये 8 स्टेप का चरण का प्रोसेस होता है वेयर एसिटाइल ग्रुप ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A is oxidized to form 2 molecules of CO2 and in the process 1 ATP is produced। रिड्यूस हाई एनर्जी कंपाउंड्स, और ये कौन से हाई एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं, NADH, FADH2, और एक और बनता है आपका GTP। ठीक है, 2 molecules of acetyl coenzyme A are produced from each glucose molecule, so 2 turns of Krebs cycle। देखो 2 पायरुवेट बने थे, तो इससे 2 molecules of acetyl coenzyme A, अब 2 पायरुवेट बना तो 2 acetyl coenzyme A बने। अब 2 acetyl coenzyme A बने, इसका मतलब एक Krebs साइकिल को 2 बार चक्र अपना पूरा करना पड़ रहा होगा एक साइकिल के लिए। ठीक है, तो 2 molecules of acetyl coenzyme A are produced from each glucose molecule, so 2 turns of Krebs cycles are required which yields 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, या इसको आप GTP भी बोलेंगे ATP की जगह। अब क्रेब साइकिल के प्रोडक्ट्स क्या क्या हो जाते हैं, 2 molecules of CO2 रिलीज होती है, रिएक्शन अभी हम देखेंगे। ATP इज प्रोड्यूस इन द कन्वर्जन ऑफ 1 ATP इज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, 3 NADH आर रिड्यूस्ड, 1 FADH कन्वर्टेड टू FADH2। नोट 2 molecules, अब यहाँ पर नोट क्या है इंपॉर्टेंट कि 2 बार एसिटाइल कोएंजाइम में बना है, तो इसलिए ये सारी साइकिल 2 बार होती है। ठीक है, टू समराइज कैसे कर सकते हैं कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्रेब साइकिल यील्ड्स 4 CO2, 6 NADH2, FADH2 एंड 2 आपका ये हो जाएगा यहाँ पर GTP मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। ठीक है, क्रेब चक्र को पहले देख लेते हैं, फिर मैं हिंदी में पढ़ दूँगी। देखो यहाँ से क्या आया, ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस
ग्लाइकोलिसिस से ये क्या बन गया, यहाँ पर पायरुवेट बना, पायरुवेट से क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट कौन करेगा, ऑक्सैलो एसीटेट, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, सिट्रेट बना लेते हैं, और ये सिट्रेट सिंथेटेज के हेल्प से रिएक्शन होती है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर पहला NADH, ठीक है, ये हो गया दूसरा NADH, फिर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ATP यूज़ हो रहा है, ADP में कन्वर्ट हो रहा है, अब यहाँ पर GTP का निर्माण होता है। ठीक है, GTP का निर्माण हुआ, यहाँ पर FADH2 का निर्माण हुआ, FAD से FADH2, और यहाँ पर तीसरी बार आपका क्या बन गया, NADH बन गया। अब इसको समझते चलेंगे। देखो अब कितना, अगर मैं एक साइकिल की बात करूँ, वन साइकिल ऑफ क्रेब या वन क्रेब साइकिल की बात करूँ, तो इसमें NADH कितने बने, 3 बने। ठीक है, और आपका FAD कितना बना, FADH2 कितना बना आपका, ये 1 बना। ठीक है, जस्ट सेकेंड, एक बार मैं इसको रब करके आपको थोड़ा सा और साइड में करती हूँ, जिससे कि आपको लिखने का स्पेस मिल जाएगा हम लोग को। देखो क्या है, वन क्रेब साइकिल में क्या क्या हुआ, पहला स्टेप क्या हुआ, यहाँ पर 3NADH बना। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप क्या हो गया हमारा कि यहाँ पर 1GTP बना। तीसरा स्टेप क्या हो गया कि 1FADH2 बना। ठीक है, फिर चौथा स्टेप क्या हो गया आपका, चौथा स्टेप कुछ नहीं है। अब देखो, अब ये क्रेब साइकिल क्या है, 2 बार चल रही है, तो इसको हम करेंगे इंटू 2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इंटू 2, मतलब ये यहाँ पर इंटू 2 ना लिख के इसको मैं यहाँ लिखूँगी इंटू 2। तो अब क्या मैं एक एंड रिज़ल्ट लिख सकती हूँ, मैं एंड रिज़ल्ट ये लिख सकती हूँ कि इसमें 6NADH बना, 2GTP बना, 2FADH2 बना। ठीक है, इतना बना। अब मैंने आपको क्या बताया था कि 1NADH के पास कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 ATP होते हैं, तो हमारे पास कितने हैं, 6 NADH हैं, तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हमारे आ जाएंगे, 3 × 6 = 18। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने आ गए, ATP जनरेशन कितना हो गया, ATP जनरेशन 80 होगा। अब GTP के पास कितना होता है, GTP ये G है, GTP के पास, और 2 GTP है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 ATP बन जाएगा। 2 FADH2 है, तो 1 FADH2 में कितने 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 FADH2 है, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके आ जाएगा 4। तो इन ऑल यहाँ पर कितना आपका जनरेशन हुआ, क्रेब साइकिल की मैं बात कर रही हूँ, तो आपका क्रेब साइकिल में आपका गेन कितना हो गया ATP का, यहाँ पर हो गया 24 ATP का गेन हो गया। ठीक है, 24 ATP यहाँ पर बन गए। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। ठीक, चलो अभी आगे देख लेते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो अभी रुक जाओ एक सेकेंड। तो यही सारी चीज़ें आपको हिंदी में भी लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लेंगे, मैं आपको उसकी PDF दे दूँगी। चलो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे सारे। तो रिएक्शन हमारी क्या हो गई कि इसमें अच्छा रिएक्शन, चलो देख लेते हैं। रिएक्शन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्रेब चक्र की यहाँ पर मैं आपको रिएक्शन लिख देती हूँ। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, 2 एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस 6 NAD प्लस 2 FAD प्लस 2 GDP प्लस 2 PI प्लस 2 वाटर, ये क्या रिलीज़ आउट करेगा, ये बनाएगा 4 CO2 प्लस 6 NADH प्लस 2 FADH2 प्लस 2 GTP प्लस 2 कोएंजाइम A। ठीक है, तो ये हमारी नेट रिएक्शन हो जाती है। आई होप ये पॉइंट सब क्लियर हो गए। चलिए जल्दी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन वी मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर इट्स इमेज बिकम्स, क्या हो जाती है। देखो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कॉन्केव होता तो कैसे होता, इस तरीके से होता, और लाइट रेज अंदर इस तरीके से आ रही होती। ठीक है, तो ये कौन सा मिरर यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाता है, हमेशा आपकी
किस तरह की इमेजेस बनती हैं, तो पहले तो यहाँ पर ये बात याद रखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर जब बनते हैं तो यहाँ पर इमेज फॉर्म होती है कैसी, आपकी इमेज फॉर्म कैसी हो जाएगी, हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। ठीक है, वर्चुअल मतलब आभासी, सीधी और छोटी, ये इमेज देखने को मिलती है जब भी कॉन्वेक्स मिरर की बात होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जब आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर से दूर लेकर जा रहे हैं। समझेंगे इस बात को, क्या यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट था, तो क्या हुआ, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज क्या हो रही है आपकी, यहाँ पर बन रही है। ठीक है, ये इमेज बनी, ये इमेज बनी जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, ये था। ठीक है, ये इमेज यहाँ पर बन गई। अब क्या है, जब आप ऑब्जेक्ट को आपने क्या करा और थोड़ा दूर कर दिया, यहाँ पर लेके आ गए आप ऑब्जेक्ट को, दूसरे कलर से देखो, यहाँ पर लेके आ गए ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर लेके आ गए, यहाँ पर ये प्लेस थी B1, ये प्लेस थी B2। ठीक है, यहाँ पर जब लेके आ गए तो आपने देखा कि अब इमेज कैसे बन रही है, यहाँ से ये गई, ये इधर गई, ये गई, ये गई, और ये इमेज जाके बन रही है। तो इसका मतलब जितने दूर चले जाते जा रहे हैं, इमेज क्या होती जा रही है, उतनी ही छोटी होती जा रही है। अब शायद यहाँ पर जाएंगे तो इमेज आपको कुछ इस तरीके से और छोटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये समझ में आया कि व्हेन वी मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर इट्स इमेज बिकम्स, तो क्या रहती है, बिगर रहती है, रिमेन सेम साइज या स्मॉलर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल हो जाती है। जब भी हम किसी वस्तु को उत्तल दर्पण से दूर ले जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब बन जाता है कैसा, छोटा बनता है। ठीक है, ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और बात करें अगर कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर में किस तरह की इमेज बनती है, आपका सभी तरह की इमेज देखने को मिलती है, वर्चुअल भी रहती है, इरेक्ट भी देखने को मिलती है, रियल इन्वर्टर भी देखने को मिलती है। इस बात को यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी, सुपरफास्ट स्पीड से, हमारी सुपरफास्ट सीरीज में। द प्रॉपर्टी ऑफ परसिस्टेंट ऑफ विजन इज यूज्ड इन, देखो दृष्टि की दृढ़ता के गुण का उपयोग किया जाता है तो किसमें, जैसे कि आपकी जो वीडियोस बनाई जाती हैं या फिर जो आपकी टीवीज में जो आपका पिक्चर बनाई जाती है, जो टीवी हॉल में आप सॉरी जो पिक्चर हॉल में आप मूवीज देखते हैं, तो वो कैसी है, परसिस्टेंस ऑफ विजन पे ही वो काम करती है। मतलब वो इमेजेस होती है, वो इमेजेस इतनी कंटिन्यूटी में होती है कि आपको समझ में नहीं आती कि वो इमेज है कि मूवी है। ठीक है, तो वो किस पे काम करती है, वो कहाँ यूज होती है, सिनेमेटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो इमेज है हमारी रेटिना पे 1/16 सेकंड तक रहती है, और इसकी कंटिन्यूटी इससे पहले ही क्या है, दूसरी इमेज लगा दी जाती है, तो वो एक कंटिन्यूएशन में दिखती रहती है। तो यहाँ पर यही सेम बात लिखी है जिसको पढ़ेंगे, इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज रिमूव द इंप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन बाय द आई रिमेन्स ऑन द रेटिना बाय फॉर 1/16 ऑफ अ सेकेंड। इफ वी सी अनदर ऑब्जेक्ट बिफोर दिस टाइम, दिस इंप्रेशन ऑफ द टू इमर्ज गिव अस अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड दिस आई प्रॉपर्टी इज नोन एज परसिस्टेंस ऑफ विजन। वस्तु को हटा देने के बाद भी आंख में देखी गई वस्तु की छाप रेटिना पर 1 सेकंड के लिए 1/16वें हिस्से तक बनी रहती है। यदि हम इस समय से पहले किसी अन्य वस्तु को देखते हैं तो दोनों के प्रभाव मिलकर हमें निरंतरता का एहसास कराते हैं और इस गुण को दृष्टि की दृढ़ता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब वापस से आगे आप एक और आपका क्वेश्चन जो कि है किसका, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। चलो जल्दी से देख लेते हैं क्या है। बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम, 0.15 ओम, 0.2 ओम, 2.5 ओम, सॉरी 0.25 ओम, 6 ओम। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 2 ओम रेजिस्टर। अब बात कर रहे हैं कि 2 ओम रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, 2 ओम से पूछ रहे हैं। चलो और देख लेते हैं। तो जो चीजें दी हुई हैं वो चीजें हमको लिखनी है। सबसे पहली बात ये समझना है कि जो अगर सीरीज की बात की गई है तो सीरीज में जो करंट होता है वो सभी रेजिस्टर से क्या हो जाएगा, करंट सभी रेजिस्टर में सेम होगा। ठीक है, सेम होगा, इस बात को याद रखेंगे। तो इसका मतलब कि जो 2 ओम पे आप रेजिस्टर से करंट फ्लो हो रहा होगा वही करंट आपका 0.1 से भी और 0.15 ओम से भी, मतलब इस रेजिस्टर से भी फ्लो वही सेम करंट हो रहा होगा। कि क्या है, हमारे रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज में लगे हैं, इसलिए सभी से करंट जो है वो सेम जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिंपल हमको क्या निकालना है, सबसे पहले आर इफेक्टिव निकाल लेते हैं। तो आर इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, सारे रेजिस्टेंस को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, कितने दिए, 1 2 3 4 5 प्लस R5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर इफेक्टिव की वैल्यू 0.1 प्लस 0.15 प्लस यहाँ पर जाएगा 0.2 प्लस 0.25 प्लस
6, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करते हैं 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 और 6। चलो ऐड करो, 5 5 10, 1 कैरी, 2 4 5 6 7, 7.7, ठीक है। यहाँ पर ना इसको जरा चेक कर लेंगे, ये 0.6 ओम है, ये 6 ओम नहीं है, वरना गड़बड़ हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप 0.6 ओम को इसमें भी ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, तो आर इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी 1.3 ओम, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल्स टू IR होता है, ये फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है, ओम्स लॉ वाला। अब इसमें वोल्ट हमको दिया है 6 वोल्ट, तो ये 6 वोल्ट बराबर हो जाएगा, आई क्या हो गया हमारा, आई हमको निकालना है क्योंकि यही करंट हमको फ्लो करना है। आर कितना हो जाएगा, आर इफेक्टिव 1.3 ओम, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/1.3। अब आप इसको सॉल्व करके अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो करंट आपका आ जाएगा यहाँ पर आंसर, चलो मैंने सॉल्व कर दिया है, ये हो जाएगा 4.6। आपका करंट हमेशा एम्पियर में होता है, तो आपका 4.6 एम्पियर सब ए है, ठीक है, सब एम्पियर में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द प्लांट ग्रुप नीड्स बोथ लैंड एंड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो ये क्या होते हैं, किस पादप समूह को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए भूमि और पानी दोनों की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्रायोफाइट्सा होते हैं, जो कि इनको क्या बोला जाता है, इनको एक और नाम से जाना जाता है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है एक और नाम से, इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। तो यहाँ याद रख लेंगे, इस पॉइंट को भी नोट करेंगे, ये होते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या क्या मैंने पॉइंट्स लिखाए हैं। ये देखो, प्लांट्स जो होते हैं ये हमेशा, प्लांट जिनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है इनको बोलते हैं थैलोफाइटा, और जिनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड है इसमें कुछ होते हैं जिसके पास वैस्कुलर टिश्यूज नहीं प्रेजेंट है। वैस्कुलर टिश्यूज का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यूज में क्या हो जाएगा, जाइलम और फ्लोएम, और कुछ में क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, वो टेरिडोफाइटास होते हैं। और आगे देखा जाए बाइफोकेट किया जाए तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स होते हैं। तो इस स्लाइड को ना एक बार याद कर लेना, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और जो सीड्स वाले होते हैं उसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं। जो एक के जिनमें नीड सीड्स नेकेड होती है, खुली होती है, वो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, और जिनमें सीड्स फ्रूट के अंदर होती है वो होते हैं एंजियोस्पर्म्स, ठीक। फिर आपके कुछ मोनोकॉट्स होते हैं, कुछ डाइकॉट्स होते हैं, सीड्स विद 2 कॉटलिडन्स, मतलब इस तरीके से, जैसे राजमा की, और सीड्स मोनोकॉट होती हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे सिंगल बीज होते हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब थैलोफाइटास क्या होते हैं, जिसमें प्लांट की बॉडी थैलस लाइक होती है। ये फटाफट सीरीज है, थोड़ा फास्ट ही रहूंगी मैं। ब्रायोफाइट्स में क्या होते हैं, इसमें इनके पास ट्रू लीव्स नहीं होती हैं, कुछ शैडो जैसी लगती है लीव्स की, ठीक। फिर प्लांट्स डू नॉट हैव, प्लांट्स हैव 2 रूट्स एंड ट्रू लीव्स एंड रूट्स होते हैं। इनके पास स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फॉर कंडक्शन, मतलब यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप इसको याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्या है, थैलोफाइटा, वही सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है, और जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। प्लांट्स बॉडी इज थैलस लाइक होती है, इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, देयर इज नो वैस्कुलर सिस्टम होता है, सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जाम्पल जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है वो होता है एल्गी, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में क्या हो जाएंगे, प्लांट्स के पास do not have true root stem leaves but show root like leaf and structure, true vascular system absent होता है, ठीक। फिर टेरिडोफाइट्स क्या हो जाते हैं, ये आपके हो जाएंगे प्लांट जिनके पास ट्रू रूट्स होता है, वही सेम चीज, ट्रू वैस्कुलर सिस्टम होता है, एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसका एग्जांपल हो जाता है फर्न, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल्स अकर इन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये कहाँ होता है, ओनली राइबोसोम्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली राइबोसोम्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया, केवल राइबोसोम साइटोप्लाज्म के साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद होते हैं, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके क्रोमोसोम से प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स क्रोमोसोम्स ऑलवेज रिमेन इन न्यूक्लियस बट प्रोटीन्स आर मेड इन एट राइबोसोम्स, मतलब कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। पर अगर बात करी जाए किसकी, कि प्रोटीन का सिंथेसिस की बात की जाए, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, रफ ईआर में आकर इनके प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जिसमें आपने देखा होगा राइबोसोम्स में ये 2 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है।
फिर बात कर लेते हैं आरएनए इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल दैट कैन स्क्वीज थ्रू द पोर्स। अब आरएनए इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अभी मैं बताऊंगी किस तरह से निकलता है, वो मैंने इमेज लगाई है। इट कैरीज द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए इन द न्यूक्लियस टू राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म एंड हेल्प इन असेंबल द प्रोटीन। सिंपल ये समझना है कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। इन सब चीजों को समझना है। तो डीएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और प्रोटीन से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट आपके आरएनए बना, तो ये आपका यहाँ पर आरएनए बनता है मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाता है किसकी हेल्प से, टी आरएनए की हेल्प से, और आर आरएनए राइबोसोमल आरएनए की मदद से। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर स्लाइड लगाई हुई है, देखो। अब ये क्या बना, डीएनए से क्या बना, आरएनए, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया। अब ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से क्या बना, प्रोटीन, प्रोटीन क्या हो जाता है, ट्रांसलेशन होता है। अब आओ इधर देखो, ये जो मैंने बोला था न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियर पोर है, मतलब ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या बना आपका, डीएनए से, ये डीएनए है, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ये ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, एमआरएनएस बन जाते हैं। जब ये एमआरएनए बना, तो ये जो एमआरएनए बना, ये कहाँ से, न्यूक्लियर पोर से बाहर होकर कहाँ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस से निकल कर बाहर आ गया साइटोप्लाज्म में, और ये कहाँ पर अटैच हो जाता है, राइबोसोम में जाकर अटैच हो जाता है। फिर यहाँ पर टीआरएनए है, टीआरएनए अपने अमीनो एसिड्स के साथ आकर इससे क्या बनाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और प्रोटीन्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, यही सारी चीजें यहाँ पर मैंने लिखी है, इसको आप पढ़ लेना एक बार, इजी है। नहीं समझ में आएगा बता देना, मैं समझा दूंगी नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेन ऑर्गेनरी इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन एंड रूटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स टू अ डेस्टिनेशन इज। नव संश्लेषित प्रोटीन के संशोधन और गंतव्य तक पहुंचने में शामिल मुख्य अंगक क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, द मेन ऑर्गेनरी इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन एंड रूटिंग ऑफ, देखो क्या था, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स बन गया हमारा। ठीक है, अब प्रोटीन्स का क्या है, मॉडिफिकेशन करना है और रूटिंग करनी है, तो ये क्या कहाँ होगा, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो ये काम कौन करेगा, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही ये काम करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, वाई इज कैप्सूल एडवांटेजियस टू बैक्टीरिया। कैप्सूल बैक्टीरिया के लिए क्यों फायदेमंद होते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 से 15 आ गए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, टू अलाउ द बैक्टीरियम टू अटैच टू द सर्फेस, या जीवाणु को सतह से जुड़ने में की अनुमति देता है, या जीवाणु को सूखने से बचाता है, यह गति के साधन प्रदान करता है, या जीवाणु के मेजबान की प्रतिरक्षा प्रणाली में छिपाने की अनुमति देता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इट अलाउज बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। ठीक है, आओ देख लेते हैं, ये आपका हो गया, देखो इधर, ये है सेल वॉल। ठीक है, ये है सेल वॉल, और ये है बाहर वाला कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या करता है, कैप्सूल के क्या क्या काम होते हैं, आइए इन सब बातों को देख लेते हैं। और ये क्या है, बैक्टीरिया है, ये क्या प्रेजेंट है, पिलाइज प्रेजेंट होते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये इसका फ्लैजेलम हो जाएगा। ठीक है, चलो, द बैक्टीरिया कैप्सूल इज अ लार्ज स्ट्रक्चर कॉमन टू मेनी बैक्टीरिया, इट इज अ polysaccharide layers that lies outside the cell envelope, thus this is thus deemed part of outer envelope of the bacterial cell, it is well organized layer and not easily washed off। ठीक है, तो कैप्सूल, अब कैप्सूल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि यहाँ लिखी है, विच कैन बी फाउंड इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया and different in the second lipid membrane, bacterial outer membrane which contain lipopolysaccharides and lipoproteins, ये सब देखो 12th लेवल का है, तो थोड़ा सा डीपली तुमको पढ़ना पड़ेगा, is found only in gram negative bacteria, when amorphous viscid secretions diffuses into the surrounding medium and remains as a loose undemarcated secretions, it is called the slime layer। capsule and slime layer are sometimes summarized under the term कैलेक्स। अब मेन चीज आपको क्या याद रखनी है कि रोल ऑफ बैक्टीरियल कैप्सूल, अभी तुमने देखा लेयर्स कैसी होती है, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स होती है, पॉलीसेकेराइड्स होती है। ठीक है, दे कीप फैगोसाइटोसिस फ्रॉम इंजेस्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द बैक्टीरियल सेल। कैप्सूल मेक्स द बैक्टीरियल सरफेस कॉन्स्टिट्यूएंट स्लिपरी, कैप्सूल क्या करता है, स्लिपरी बना देता है इसको। ठीक है, अलोइंग जर्म टू एडेयर टू द सर्फेस एंड हाइड फ्रॉम इम्यून सिस्टम बाय मिमिकिंग होस्ट टिश्यूज, मतलब ये होस्ट टिश्यूज को बचाता है, किस तरीके से बचाता है, ये सब यहाँ बातें लिखी है। मेकिंग दम रेजिस्टेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री देयर इन्वेसिवनेस। ठीक है, द कैप्सूल प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम डेसिकेशन एंड हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि यहाँ पर मैंने नोट कर दिए। बैक्टीरिया कैप्सूल की भूमिका क्या है, वे फैगोसाइटोसिस को बैक्टीरिया कोशिकाओं को निगलने और नष्ट करने से रोकता है। कैप्सूल बैक्टीरिया की सतह के घटकों को फिसलन भरा बना देता है, जिससे कि क्या है, कोई भी चीज उस पर जाकर अटैक ना करे और बैक्टीरिया जीवित रहे। बेजुबान ऊतकों की नकल करके रोगाणुओं को सतह पर चिपकने और प्रतिरक्षा प्रणाली से छिपाने में अनुमति देता है। उन्हें उनकी आक्रामकता के पूरक के प्रति प्रतिरोधकता बनाता है। कैप्सूल कोशिकाओं को सूखने और हानिकारक उत्पादों से बचाता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कैप्सूल के।
अब ये सेम क्वेश्चन मैंने डाल दिया है वापस से, जिससे कि आपका याद हो जाए कि ग्लाइकोकेलेक्स शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा क्या, अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। ग्लाइकोकेलेक्स इज अ सरफेस लेयर दैट कवर्स द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मेनी बैक्टीरिया, एपिथेलियल सेल्स और अदर सेल्स। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटियोग्लाइकेंस, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। भाई ये सब याद करना पड़ता है ना, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स। दिस एक्ट एज अ बैरियर फॉर सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। अब ग्लाइकोकेलेक्स क्यों प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसलिए ये प्रेजेंट होता है। It helps in maintaining the integrity of the cell. It involves in cell-cell interactions such as signaling, addition. The glycocalyx layer also provides mechanical support to tissues. Glycocalyx is the outermost layer of three-layered cell envelope present in many bacterial cells. Glycocalyx is followed by cell wall and plasma membrane. सबसे पहले ग्लाइकोकैलेक्स रहता है, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है। इट इज नेटवर्क ऑफ पॉलीसेकेराइड्स अटैच्ड टू सेल वॉल। ग्लाइकोकैलेक्स एक सतह परत है जो कई बैक्टीरिया, उपकला कोशिकाओं या अन्य कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली में को ढकी होती है। यह प्रोटियोग्लाइकेंस, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स से बनी होती है। यह कोशिका के लिए उसके परिवेश से अवरोध के रूप में कार्य करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। यह कोशिकाओं की अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है। यह सेल सेल एडिशन, सिग्नलिंग और आपका इंटरैक्शंस कराता है। ग्लाइकोकैलेक्स परत ऊतकों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, फिर ग्लाइकोकैलेक्स के बाद कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली आती है। यह कोशिका भित्ति से जुड़ा हुआ होता है और पॉलीसेकेराइड का एक नेटवर्क होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड का एग्जांपल हो जाता है आपका ग्लाइसिन। अब देख लेते हैं, अब कुछ अमीनो एसिड्स मतलब 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें कि आपके 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी नहीं बना पाती। अब ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स के यहाँ पर आपको नाम दिए हुए हैं, जिसको आपको याद करना है। ठीक है, और 20 अमीनो एसिड्स के नाम इधर दिए हुए हैं। अब हर अमीनो एसिड्स का मॉलिक्यूल होता है, वो उसमें ग्लाइसिन जो है वो सिंपलर अमीनो एसिड हो जाता है। यही सब चीजें यहाँ पर लिखी हैं। ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपका एक तरफ NH2 ग्रुप होता है और एक तरफ आपका कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और ये आपकी साइड चेन हो जाती है। ठीक है, तो अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों इसमें ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, द टर्म एंजाइम वॉज क्वाइंड बाय, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर पुणे ने टर्म दिया था एंजाइम को। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन अकर इन, बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है आपका, क्वेश्चन नंबर 19। तो बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखो जैसे क्या होता है, जब हमारे सेल में एनर्जी की कमी हो जाती है तो क्या होता है, वो एनर्जी का यूज करते हैं। अब वो एनर्जी क्या है, कहाँ से यूज करते हैं, फैट से। तो फैट्स का एक तरह से बर्निंग क्या हो जाता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है। तो आइए, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स अकर इन मल्टीपल रीजन ऑफ सेल विद इन द ह्यूमन बॉडी, द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इन विच द बीटा ऑक्सीडेशन अकर्स द पेरोक्सिसोम वेयर अल्फा एंड बीटा ऑक्सीडेशन अकर। देखो बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, बीटा ऑक्सीडेशन हो जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर आपका क्या हो गया, अल्फा एंड बीटा ऑक्सीडेशन, अल्फा और बीटा दोनों कहाँ होते हैं आपके पेरोक्सोसोम में। ठीक है, वेयर अल्फा एंड बीटा ऑक्सीडेशन अकर एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन, और ओमेगा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, ओमेगा ऑक्सीडेशन विच अकर्स इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये तीनों ऑक्सीडेशन को याद कर लेना एक साथ। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस बाय विच फैटी एसिड्स आर ब्रोकन टू प्रोड्यूस द एनर्जी। अब फैटी एसिड्स का ब्रोक करके क्या बनाता है, एनर्जी का रिलीज आउट होता है। इसी को बोलते हैं फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी ड्यूरिंग इंटरपेरेंटल पीरियड्स एंड हाई एनर्जी डिमांड्स। मतलब जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तब एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो उस समय बीटा ऑक्सीडेशन में फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कि एनर्जी जो है रिलीज आउट होती है, और वो एनर्जी कहाँ, हार्ट, मसल्स, इन सब जगहों पर यूज की जाती है। फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण या प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए फैटी एसिड टूटते हैं। बीटा ऑक्सीकरण अंतर प्रांतीय अवधियों और व्यायाम के उच्च ऊर्जा मांग वाले राज्यों के दौरान चयापचय ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, ये सब चीजें आप समझ लेंगे। मेन क्या चीज है कि ये एनर्जी को प्रोवाइड करता है, हाई डिमांड एनर्जी का ये स्रोत है। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन क्या है, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। क्या होता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, वायु, यदि वायुमंडलीय दबाव कम होता है तो वाष्प उत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, बढ़ती है, कम होती है, कि वैसी ही रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाती है बढ़। जब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ट्रांसपिरेशन कम होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कब बढ़ेगा, जब आपकी ह्यूमिडिटी
क्या हो जाएगी, कम होगी। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन की दर क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी हो जाती है। ठीक है, तो ये ट्रांसपिरेशन है। ठीक है, inversely proportional to relative humidity, which means that rate of transpiration is lower when the relative humidity is higher. जब humidity ज्यादा होगी तो transpiration कम होगा। During low atmospheric pressure, air will move out of the plant as the result of diffusion. अब यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो, ये एक पोटोमीटर होता है जो कि किस लिए यूज होता है, ट्रांसपिरेशन की रेट को, दर को नापने के लिए, और इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको याद रखेंगे, पोटोमीटर इज यूज टू मेजर द वाटर अपटेक, और ये वाटर अपटेक ट्रांसपिरेशन की दर को बताता है। जितना ज्यादा पानी नीचे से जाएगा और उतना ही तो ज्यादा प्लांट्स इसमें क्या होंगे, ट्रांसपिरेशन करेंगे, और प्लांट्स पानी को निकालेंगे। तो जितना ज्यादा पानी सोखेंगे उतना ज्यादा निकालेंगे पानी। तो इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट को लगाया जाता है पोटोमीटर, जो कि वाटर के अपटेक को मापता है, कितना वाटर अपटेक हुआ। अब फैक्टर्स क्या हो जाएंगे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी भी और अंदर क्या करेगा, सोखेगा। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो ट्रांसपिरेशन की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। विंड की स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की रेट क्या हो जाती है, वो भी बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हार्ड टू मेजर डायरेक्टली, इंस्टेड रेट ऑफ वाटर अपटेक इज मेजर्ड, इसलिए पानी का अपटेक का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं आपके। ये सेशन आपको कैसा लगा, कुछ क्वेश्चन में डाउट होगा, अगर फास्ट हो गया होगा तो आप मुझे उस क्वेश्चन का मुझे नंबर बता दीजिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन को वापस से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि ये फटाफट की सीरीज थी तो थोड़ा फटाफट करेंगे। सारा एक्सप्लेनेशन आपको लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, इसकी मैं PDF आपको कल तक प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।